बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और हम तवक्को कर रहे थे कि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर कुछ तजावीज़ बहुत अच्छी दी जाएंगी, कुछ हल बताए जाएंगे और कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ी सीरियस डिस्कशन होगी और पाकिस्तान कोरोना के हल की तरफ और लोगों को कैसे कोरोना से बचाना है उस तरफ, लोगों की भूख को कैसे कंट्रोल करना है उस तरफ, इन हालात में इकॉनमी को कैसे सहारा देना है उस तरफ, और पाकिस्तान का जो तरक्की का पहिया रुका हुआ है उसको कैसे चलाना है, मिलजुल के उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हमने महसूस किया कि आज भी एक दूसरे की टांग खींची गई। पाकिस्तानी सियासत के जो लोग हैं उनको जो मौका नहीं मिल रहा था काफ़ी अरसे से, आज कौमी असम्बली में उन्होंने एक दूसरे पर तनकीद की। अपोजिशन हुकूमत को ये कहती रही कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, हुकूमत अपोजिशन पे इल्ज़ामात लगाती रही कि आप ज़्यादती कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ तक कहा कि अब सिंध कार्ड नहीं चलेगा। उनसे ये पूछा गया कि सिंध कार्ड कौन चला रहा है या ये बात करने की ज़रूरत क्या थी। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने फरमाया कि वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म बने, खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म ना बने। और उन्होंने रद्द-ए-अमल भी दिया कि वज़ीर ख़ारजा को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उन इक़दामात के बारे में बताएं। अब 18वीं तरमीम और सिंध की बात क्यों छेड़ी जा रही है बार बार, ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एतराज़ किया। अपोजिशन के अपने एतराज़ात, हुकूमत के अपने एतराज़ात, लेकिन इसमें प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए थी, ये ख़तरे के अंदर उन्होंने खिलाफ किया। फवाद चौधरी साहब इसलिए नहीं आए कि उन्होंने कहा कि यहाँ जो अमला है उसके लोगों को भी कोरोना हो गया है, तो मैं इस खतरे के दौरान ये जो इस इजलास को अटेंड करना गलत समझता हूँ, तो मैं इसमें नहीं आ रहा, मैं इसका बाइकआउट कर रहा हूँ। वो नहीं आए और साइंटिफिकली उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, वो नहीं आए। लेकिन जो लोग आए वो अपने आप को ख़तरे में डाल कर आए। जो लोग आए उन्होंने ये रिस्क लिया कि उनको वायरस लग सकता है, तो अगर उन्होंने रिस्क लिया है तो उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी। इस इजलास के अंदर से कुछ अच्छी चीज़ें, कौम को फ़ायदा देने वाली चीज़ें निकलनी चाहिए थी, जो अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसमें तो नहीं निकली। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं आपको तारुफ, हमारे साथ सईद गनी साहब हैं, सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियाँ महमूद रशीद साहब आज के प्रोग्राम में थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ महमूद रशीद साहब के अलावा हमारे साथ जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, PMLN से आपका ताल्लुक़ है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सईद गनी साहब, सिंध कार्ड का इस्तेमाल, ये बराह रास्त आपके ऊपर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इल्ज़ाम लगाया और सिंध कार्ड का इस्तेमाल वो कहते हैं कि अब नहीं चलेगा, अब पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल चलेगा, तो आप इसका क्या मतलब ले रहे हैं? वैसे बड़े अफसोस की बात है इमरान खान साहब, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो तकाजा तो इस बात का करते हैं कि हम अपने सारे सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखें और मिलजुल कर ये जो मुसीबत पूरे मुल्क के गले में पड़ी हुई है, जिसने हमारी मईशत को भी बिठा देना है, जिसने हमारी शहरियों की ज़िंदगियों को, जानों को ख़तरे में डाला हुआ है, और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास हमारे हेल्थ सेक्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम भरपूर तरीके से इसका सामना कर सकें। इस मौके पर अगर आप देखें PTI के रहनुमाओं का, इनके वज़रा का रवैया पिछले कोई 1-1.5 महीने से, वो आपको कहीं नहीं लगता कि इनको शायद ये तक एहसास हो कि मुल्क किन हालात का शिकार है या किन चैलेंजेस का हमें सामना है, क्या ख़तरनाक सूरत हाल आगे जाकर हमारे शहरियों को पेश आ सकती है। इनके रवैयों से, इनके बयानात से, इनके एटीट्यूड से आपको कभी महसूस नहीं होगा। आज भी आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिस पर वो एतराज़ कर सके। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते। ये तो हुकूमत कहती है कि हम लड़ना नहीं चाहते, यहाँ अपोजिशन कह रही है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हर जगह आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर खड़े होना चाहते हैं ताकि हम दुनिया को बताएं कि जी हमें किन मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि आप मईशत की बेहतरी के लिए हमसे जो मदद लेना चाहते हैं ले लें। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारी जो मदद चाहिए हम करने को तैयार है, मिलकर लड़ना चाहते हैं इससे। लेकिन दूसरी तरफ से जब खड़े होते हैं, कुत्ते ने काट लिया, आप राशन खा गए, आपने हेल्थ का तफसील नहीं दी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदारी की भी इंतहा है। और इस मौके पर यह कहना कि सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो ये बात सुन के समझ नहीं आती सिंध कार्ड है क्या। भाई कार्डों के तो शिकार हम होते रहे, कभी करप्शन का कार्ड, तो कभी हुब्बुल वतनी का कार्ड, तो कभी कोई और कार्ड। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक सूबे में एक अपोजिशन की जमात की हुकूमत है जिसने वफाकी हुकूमत से पहले कोई प्रोएक्टिवली काम कर लिया और इनको झंझोड़ के जगाया हमने कि भाई मुल्क के हालात ठीक नहीं है, कोरोना बहुत ख़तरनाक सूरत हाल में जा सकता है, आप जागें,
और हमारी तारीफ कर दी। आप जैसे कुछ मीडिया के दोस्तों ने, कुछ दुनिया के मुख्तलिफ फोरम से हमारा अच्छा एक नाम हो गया कि जी सिंध हुकूमत ने काम किया। अब वो एक जो तारीफ हमारी हुई है वो गले पड़ गई हमारे भी और पाकिस्तान के अवाम के भी। अब वो हजम नहीं हो रही किसी से। हम तो कहते हैं भाई हमें वो तारीफ नहीं चाहिए, हमें वो पजीराई नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम मुल्क के शहरियों की जिंदगियां बचाने के लिए जो किसी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है उसको कम से कम संजीदगी से अदा करें। वजीर आजम इस पर जो वजीर सेहत हैं उनको आगे आना चाहिए। आज के इजलास के अंदर वजीर आजम साहब गायब हैं। भैया बताएं, अंदाजा तो लगाएं आप मतलब संजीदगी का, और ऊपर से जी हमारे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं कि जी हम पता नहीं क्या। अरे मुझे सईद गनी साहब एक चीज और बता दें। देखिए मैं आज सोशल मीडिया पे सारा दिन आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत और उनकी ज़िंदगी के हवाले से अजीबोगरीब होती रही हैं। मैं चाहता हूं क्योंकि आप बहुत करीब हैं तो आप उसको क्लियर करें कि वो एग्जैक्टली आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है और किस कंडीशन में है, वो ये भी ज़रा बता दें आप। इमरान खान साहब वो कराची में हैं और देखें उनके जो सेहत के नॉर्मल इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम उनके हैं वो तो हैं अपनी जगह, लेकिन जिस किस्म की गलाजत सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, वो ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो बिल्कुल जिस तरह आज से कोई 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले उनकी हालत थी उसी तरह की कंडीशन में हुआ है। मतलब कि ठीक है, इंटरेक्शन वगैरह कर रहे हैं, बिल्कुल हर चीज़ नॉर्मल है और वो हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलें ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब मुझे ये बताएं कि 18वीं तरमीम सर इस वक्त किधर से आ गई बीच? इधर तो कोरोना के साथ लड़ाई हो रही है, लोगों को इस बात का नहीं पता कल नौकरी होगी या नहीं होगी, रोजगार लोगों के मुतासर हो गए हैं, यहाँ खाने पीने का मंदा पड़ा हुआ है। ये इस वक्त एक आईनी तरमीम को छेड़ने की जरूरत और उसकी डिस्कशन ये बीच में किधर से जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, मुझे जहाँ तक मरकज़ी हुकूमत के रवैये को जो मैं देखता हूँ, लगता ये है कि ये जो कोरोना वायरस वाली कहानी है इसमें ज़बरदस्ती इनको घसीट के लाया गया है। इसको ये किसी किस्म का कोई मसला नहीं समझते हैं। सईद गनी साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में अपना व्यू पॉइंट उन्होंने प्रेजेंट कर लिया और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जब ये चीज़ यहाँ पर नोटिस हुआ और सिंध गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए और इंटरनेशनली उसके लिए जो अप्रिसिएशन आया और नेशनल लेवल के ऊपर उसके जो भी इक़दाम उठाए गए उनकी एक्सेप्टेंस आई, तो इस बात ने असल में मरकज़ी हुकूमत को या पंजाब हुकूमत को या PTI की हुकूमत को डिफेंसिव पर डाल दिया। और उस दिन से लेकर आज तक हमारे वज़ीर आज़म साहब लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेजर्स लिए गए जो बेसिकली सिंध गवर्नमेंट ने लिए उनको फिर कॉपी किए, उसकी विशेज़ के अगेंस्ट पंजाब में भी उनको कॉपी किया गया, KPK में भी उनको कॉपी किया गया, बलूचिस्तान में भी उनको फॉलो किया गया। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ थे, मैं यही कहूँगा, क्योंकि आज तक उन्होंने कंटिन्यूसली ये बात कहने की कोशिश की है कि ये मसला मुआशी है, मुआशी मसला बहुत सीरियस है इस बीमारी के मुकाबले में, लिहाजा मुआशी एक्टिविटी जो है ना वो जारी रहना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है उसको मैं वहीं पर छोड़ देता हूँ, लेकिन जहाँ तक सीरियसनेस का ताल्लुक है इस सेशन को भी अपोजिशन की रिक्वेस्ट के ऊपर बुलाया गया कि ये डिस्कशन की जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को ज़रूरी नहीं समझा कि वो आएँ वहाँ पर हुकूमत का नुक्ता निगाह पेश करें, लोगों को बताएं कि मरकज़ी हुकूमत ने अब तक क्या किया और इसके अलावा 2 बड़े सूबों में उनकी हुकूमत है उन्होंने क्या कार्रवाई की और उनकी राय सिंध गवर्नमेंट के इक़दाम के बारे में क्या है और मुस्तकबिल का लाएमल क्या है और किस किस रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनकी सीरियसनेस की बात यह है कि वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो तकरीर ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसके मुकाबले में मुराद सईद साहब सामने आ जाते हैं विदाउट कमेंटिंग टू मुराद सईद साहब कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। सर वो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं और दोनों हम उम्र हैं, तो लेट देम देखें, इसको ऐसे तो ना करें सर। नहीं, एक भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो के पार्टी का चेयरमैन और उसका मैंने कहा मैं किसी को बुरा नहीं कहता। जनरल साहब एक सेकंड मैं छोटी सी गुजारिश ये मुझे देखें जोड़ी साहब, ये किसी के बड़े होने की ये निशानी नहीं है कि उसका बाप बड़ा आदमी था या उसका दादा बड़ा आदमी था। बड़ा आदमी सर खुद बड़ा होता है सर, बड़ा आदमी अपने काम से बड़ा होता है। देखें मुराद सईद की माँ भी शहीद हुई है ना सर। देखें सर एक सेकंड सर, पार्टी के चेयरमैन है लेकिन एक आदमी अपने काम से पहचाना जाएगा और बड़ा होगा। अगर उसका बाप बड़ा आदमी था तो वो बड़ा नहीं होगा सर। इमरान आपकी तकरीर में आप मेहरबानी मुकम्मल आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ, जरा बेसब्री न कीजिएगा। इस वक्त मैं
इसको बिलावल भुट्टो को 0 से जरूरत देता हूं, वो कुछ भी नहीं है, वो बच्चा है, उम्र में छोटा है। मुराद शायद उससे बड़ा है उम्र में और तजुर्बा ज्यादा है, दूसरी मरतबा है मुराद जो कौमी असम्बली में मेंबर बन रहे हैं, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन एक हकीकत जिसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हो वो ये है कि वो एक बड़ी पार्टी का, जो इस वक्त तीसरी बड़ी पार्टी है मुल्क की, उसका चेयरमैन है। उसकी एक सूबे में हुकूमत है उसकी पार्टी की, ठीक है। उसको इतना बिल्कुल डिसरिगार्ड न करें कि उसका रिडिकूल करें उसको कि वो भाग गया, ये हुआ वो हुआ। वो अपनी जगह पे, मैं इस वजह से उसको कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं मुराद सही साहब उस छोटे मुराद सही साहब अल्लाह करे कल अगर परे आगे आए तो मुमकिन है इमरान खान साहब से वो टेक ओवर कर ले अपनी पार्टी को। आप ठीक कह रहे हैं सर, आप देखिए ना अपना अपना सोचने का तरीका सर। मैं आपसे इत्तेफाक कर लेता हूं, मैं आपसे मजबूरन इत्तेफाक कर देता हूं, आप मेरे मेहमान हैं सर, आप बात मुकम्मल कर दें सर, बात मुकम्मल कर दें। मैं 80 मैं नहीं, आप मेहमानी के मेरे ऊपर वो नकल है, राय है, हर एक की राय है, एवरीबडी हैज गॉट राइट। आपकी राय का एहतराम है, आप राय रखते हैं, मुझे राय रखने का हक है। राय है, मैं गलत हो सकता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं। अभी बात आई ये फरोई मसाइल, 18th अमेंडमेंट की कहानी, सिंध कार्ड की कहानी, नेब की कहानी, ये कहां से आए? क्या इस वक्त मुल्क की सिचुएशन ऐसा है कि इस किस्म के फरोई मसाइल को, जिनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये वो मसाइल हैं जहां पर आइन को अमेंड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आइन को अमेंड करने के लिए आपके पास 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी कुजाए आप एक नॉर्मल लॉ इस वक्त मुल्क में पास नहीं कर सकते हैं। पीटीआई वाले, उनकी मेजॉरिटी सेनेट में नहीं है, कौमी असम्बली में पास करा के वहां पर जाके बैक डाउन हो जाते हैं। अपोजिशन की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, जरूरी कवानीन को पास करने के लिए वो किए जाते हैं। और एक ऐसे अमेंडमेंट को, एक ऐसे कानून को, 18th अमेंडमेंट कोई कानून नहीं है। 18th अमेंडमेंट मेरे ख्याल में कोई 50-60 डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर अमेंडमेंट उन्होंने डाली थी, कार्रवाई की थी। उस वक्त मैं कौमी असेंबली का मेंबर था। 100% लोगों ने उसको, एवरीबडी इंडोर्स दैट, नंबर 1। नंबर 2, 10 साल गुजर गए हैं, अभी तक कोई उसकी वजह से ऐसे मसला नहीं हुआ कि स्टेट की कार्रवाई रुक गई हो, एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई हो, मुल्क में अफरा तफरी का समा हो और मुल्क इकोनॉमिकली मेल्ट डाउन है या कोई कार्रवाई हो। कोई ऐसी बात नहीं है 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड। इस वक्त जबकि हमें यकजा होके, यक जुबान होके और पूरे के पूरे कौम को यूनाइट होके फाइट करने की जरूरत है कोरोना वायरस की। हम इस किस्म के मसाइल को ले आते हैं लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए, ये बात बावर कराने के लिए कि कोरोना कुछ भी नहीं है। और सदाकत अब्बासी का बयान वो सामने है, वो कहते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसी तरीके से 1-2 और वजीरों ने बयान दे दिया कि कोरोना मरोना ये तो सिंध हुकूमत का प्रोबेबली कोई पैदा करदा मसला है और उसको कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है जनाब, अब जरा मैं हुकूमत का मौक़िफ़ ले लें। आप मियां महमूद रशीद साहब, आप डाइवर्ट कर देते हैं सिचुएशन को, कभी 18वीं तरमीम ला के, कभी कहते हैं कोरोना कोई मसला ही नहीं है, और आज कौमी असम्बली के इजलास में तवक्को की जा रही थी कि कुछ हल की तरफ जाएंगे, लोगों के रिलीफ के लिए कुछ आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से, कुछ नए रास्ते निकलेंगे, सब कोई ना कोई आइडिया लेकर आएंगे इससे निकलने के लिए। लेकिन हमें वो मायूसी हुई कि यहाँ तो सारे एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, तो फिर इकट्ठे क्यों हुए सर? देखिए इमरान, बात यह है कि काश ऐसा होता कि यहाँ कोरोना के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव बहस होती और अरकान अपनी तजावीज़ देते, ऑन ग्राउंड जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का वहाँ पर हल पेश करते और हुकूमती और ट्रेरी बेंचों की तरफ से उस सारी बहस के अंदर भी पार्टिसिपेट किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि पिछले कोई 3-4 हफ्तों से पीपल्स पार्टी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है और वो नैरेटिव है वफाक के खिलाफ कि जी मरकज़ हमारे साथ तामुन नहीं कर रहा, मरकज़ सूबे को जो है ना वो नहीं समझ रहा, वहाँ हमारी हुकूमत जो है उसको वो अपना पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझ रहे, हम भी पाकिस्तान के अंदर हैं, ये और इस तरह हमें इमदाद नहीं मिल रही, हमें उस तरह से वो हमारा साथ नहीं दिया जा रहा ये कोरोना के साथ जंग के अंदर, जो कि हकीकी तौर पे बिल्कुल ये गलत इल्ज़ामात हैं। मैं समझता हूँ कि मरकज़ की तरफ से प्रपोर्शनल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है पंजाब को, चूँकि आबादी पंजाब की सिंध से डबल से भी ज़्यादा है, उसके बाद वहाँ पर अरबों रुपए की खतीर रकम जो है एहसास प्रोग्राम के तहत इंटीरियर सिंध के अंदर और जहाँ जहाँ लोग थे उन सबको पहुँचाई जा रही है। रही बात ये, सिंध हुकूमत ने जो फैसले किए, मरकज़ ने कभी उसके ऊपर इस तरह से तनकीद नहीं की, बल्कि उन फैसलों को ओन किया
और मरकज जो फैसले करता है उसके ऊपर सूबे आज़ाद हैं। बाज़ दफ़ा पंजाब के अंदर भी मरकज़ के बहुत से फैसलों के ऊपर हमने भी अमल दरामद उस तरह से नहीं किया जिस तरह मरकज़ समझता था, लेकिन ये बार बार ये तासर फैलाना कि ये जी हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, हमें मदद नहीं दी जा रही, हमें किसी लिहाज से भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ये टोटल गलत बात है। NFC अवार्ड के तहत ज़्यादातर वसाइल तो अब सूबों के पास हैं। ये जो 18वीं तरमीम की बात भी चल रही है, ये तो कोरोना के इन क्राइसिस की वजह से अंदाजा हुआ कि मरकज तो एक नुमाइशी हुकूमत है और यहां पर सारी पावर जो है जिस मकसद के लिए ये 18वीं तरमीम हम लाए थे, आज 10 साल गुजरने को हैं, हेल्थ और एजुकेशन, इसको निकाल कर देख लें कि 10 साल के अंदर क्या बेहतरी इसके अंदर सूबाई हुकूमतें लेके आई हैं। ये नहीं जरूरी कि ये हम तरमीम कर ही डालेंगे, लेकिन एक बहस का अगर आगाज हुआ है तो अच्छे अंदाज से उसको बहस चलनी चाहिए। और यह भी जरूरी नहीं कि वो 2-4 महीनों के अंदर या इसी टन्योर के अंदर जो है ना वो 18वीं तरमीम को हम बदलने जा रहे हैं, जबकि हमारे पास अददी अक्सरियत हासिल नहीं, जैसे बलोच साहब ने कहा। तो ये तो एक बहस नहीं शुरू हुई है, इस पर बहस अभी चलेगी और लोग देखेंगे कि ये 18वीं तरमीम की वजह से फेडरेशन हमारा कितना कमजोर हुआ है और सूबे मजबूत थे, उन्होंने क्या परफॉर्म किया इस अरसे के दौरान। तो मैं ये समझता हूं कि ये नहीं, हम ये उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करेंगे सर, आने वाले दिनों में वो जो एक फ्रूटफुल डिस्कशन है जो आज हमें नजर नहीं आई, वो आने वाले दिनों में हमें उस तरफ वो नजर आएगी। क्योंकि देखें ना, जो आ रहा है वो अपनी जान खतरे में डाल के आ रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, जो आ रहा है वो अपनी जान खतरे में डालकर आ रहा है। चलें, देखिए ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि जो आ रहा है अपने खतरे में आ रहा है, जान खतरे में डाल के आ रहा है, और इसके ऊपर इस फोरम के ऊपर अच्छी डिबेट होनी चाहिए और हर रुकने पार्लियामेंट को जो समझता है कि इन हालात के अंदर हम ठीक सिमत में जा रहे हैं, गलत सिमत में जा रहे हैं, मजीद अपनी पॉलिसीज के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां हुकूमतों को लेके आनी चाहिए, हमारा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, हमारी इकॉनमी का भट्टा बैठ रहा है, उसकी बेहतरी के लिए अगर कोई कंस्ट्रक्टिव तजावीज़ आएंगी तो वो जरूर हम वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से जनरल साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, उन्होंने बात भी बिल्कुल ठीक की है। वो एक और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और मैं एक और बात कर रहा था। मेरा बतौर एक जमहूरियत के तालिब इल्म के ये मानना है कि जो आदमी भी मेंबर कौमी असम्बली बनकर आएगा वो किसी ना किसी हल्के या किसी ना किसी जगह की नुमाइंदगी कर रहा होगा, और सबको, चाहे कोई आदमी रुझान से है, चाहे कोई आदमी कराची से है, चाहे बलूचिस्तान से है, चाहे खैबर पख्तून, जहाँ से मर्जी है, उसका पूरा और उतना ही इस्तेहकाक है बात करने का जितना किसी दूसरे आदमी का है। तो इन सब की इज्जत जो है वो एक तरह की होनी चाहिए, क्योंकि कानून और आइन सबके लिए एक जैसा है। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सईद गनी साहब, जो सिचुएशन हमने कौमी असम्बली में देखी, अनफॉर्चुनेटली हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दिनों बाद इकट्ठे हुए, बहुत सारा गुबार भरा हुआ था, वो निकलना ही था, लेकिन क्या वो गैर संजीदगी उससे 10 गुना ज़्यादा हम बाहर देख रहे हैं लोगों में। लोग तो SOPs को समझ ही नहीं रहे और उनको पता ही नहीं है। आप 100 लोगों से पूछ लें, उनमें से शायद किसी एक आदमी को पता हो कि एक्चुअली SOPs हैं क्या और फॉलो किसको करना है। अब ये कहा गया कि जी एक आधा बंदा घर से ज़रूरी काम है तो बाहर आएगा, वो पूरी गाड़ियाँ इस वक्त भर के और मोटरसाइकिलें भर के लोग ये देखने निकले हैं कि जी लॉकडाउन खुल गया, आओ शहर देख के आएँ। तो इस किस्म की तो सूरत हाल आज सारा दिन हमने देखी है। तो सईद गनी साहब, ये इस सिचुएशन में SOPs को जो फॉलो करने वाले लोग ही नहीं है आपके मुल्क के अंदर, कैसे इंप्लीमेंट करवाए जा सकते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के SOPs? जी सईद गनी साहब को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। जनरल साहब, यही सवाल अगर आपने सुना है तो सर आप रिस्पॉन्ड कर दें कि SOPs कैसे फॉलो करवाए जा सकते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोगों को बिल्कुल फिक्र ही नहीं है इस बात की। इमरान भाई, मैं आपके आर्गुमेंट को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए वहीं से एक कोशिश करूंगा कि आपको रिस्पांस दूं। पहली बात तो आपने कहा था मेरे, फिर उसी पुरानी राय के बारे में अपनी रिस्पेक्ट करके वगैरह वगैरह, जो पॉइंट मैं बताना चाहता था मुराद सईद के बारे में, पार्लिमानी नाम्स के मुताबिक जब भी लीडर ऑफ द हाउस, जब एक किसी पार्टी का पार्लिमानी लीडर बात करता है तो उसके रिस्पांस के लिए लीडर ऑफ द हाउस या पार्लिमानी लीडर या कोई सीनियर मेंबर जो है ना वो रिस्पांस कर लेता है। मेरा कमेंट उससे रिलेटेड था। जी ठीक है, और सही अपना जहां तक
जहाँ तक मुराद सईद साहब का ताल्लुक है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के वो तकरीर करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म की वो इंतहा कर देते हैं, जिससे वो लोग एंटेगनाइज होते हैं। इस वक्त लोगों को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है और करीब लाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि पॉइंट स्कोरिंग वगैरह किया जाए। उससे मेरा पॉइंट ठीक है सर। अब सर ये मामले पे आ जाए, उससे रिलेटेड था। जनरल साहब एक सेकंड, मैं आपको मौका देता हूं। आपने वो पहले मामले को आपने क्लियर कर दिया, लेकिन सईद गनी साहब अब मुझे सुन रहे हैं। सईद गनी साहब, जो संजीदगी हमने देखी है में, लोग तो उससे 10 गुना गैर संजीदा हैं, और सूरत हाल ये है कि लोग गाड़ियां भर भर के, मोटरसाइकिलें भर के बाहर निकले आज ये देखने के शहर खुल गए जी, लॉकडाउन उठ गया है। तो स्मार्ट लॉकडाउन के जो SOPs हैं वो लोगों को कौन समझाएगा? आप किसी से भी पूछें, लोगों को पता ही नहीं है। इमरान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह जो मैं समझता हूँ, देखें जहाँ से हमने बात शुरू की थी ना, फिर जब महमूद रशीद साहब ने जो बात की है उसको उससे लिंक करें आप। फिर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। नहीं, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलते रहे सर, मेरी आवाज़ नहीं जा रही, मेरी आवाज़। चल साहब, काइंडली आप रिस्पॉन्ड कर दें सर इसी मामले पे। जी, मैं जो पॉइंट बताना चाहता था, थोड़ी देर पहले आपने एक आर्गूमेंट दी, और वो कौमी असम्बली के मेंबरान के बारे में कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली हुई है और बड़े सीरियस किस्म का मामला कर रहे हैं। मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि किस किस्म की जान का खतरा है। जब आप SOPs की बात करते हो, शहर खोलने की बात करते हो, दुकानें खोलने की, और मेडिकल स्टोर्स और फलान और फलान और फलान, और फिर कहते हो कि इस तरह करो और ये कार्रवाई करो, उसके मुकाबले में कौमी असम्बली इंतहाई सिक्योर जगह है। एक ही गेट से लोगों ने आना होता है, सबकी चेकिंग की जा सकती है, टेस्टिंग की जा सकती है। इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि कौमी असम्बली के, पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर जो भी आदमी है, उनमें से किसी को कोरोना का पॉजिटिव किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फैल जाए। तो ये, और फिर कौमी असम्बली का जहाँ तक हाल है, उसमें 500 आदमी बैक वक्त बैठ सकते हैं। तो ये जो, और कभी भी मेंबरशिप में 2 मरतबा मेंबर वहाँ रहा हूँ, 100 से ज़्यादा की तादाद नहीं होती है वहाँ पर बैठने वाले लोगों की। तो 3-3 कुर्सियाँ छोड़ के लोग बैठ सकते हैं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपनी जगह पे सही बात कर रहे हो। बात यह है कि हमें कौमी तौर पर वो डिसिप्लिन नहीं है। अभी जो आज अपने बात की कि लोग निकले तमाशा देखने के लिए, ये जो अपना स्मार्ट लॉकडाउन की कहानी और दूसरी तीसरी, वो डिसिप्लिन नहीं है। हमारी कौमी असम्बली के मेंबरान के अंदर जब वो सीरियसनेस नहीं है, तो नेचुरली पर लोगों से क्या एक्सपेक्ट सकती है। और फिर एक ऐसी कार्रवाई जो कि क्वेश्चनेबल हो। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की कहानी थी, ये मरकज से आई, और मरकज से फिर बाद में सूबों ने अडॉप्ट करने की कोशिश की, सिंध ने बड़ी रेजिस्ट करने की कोशिश की, फाइनली दे हैव एग्रीड ऑन दैट वन। और इसको मेरे ख्याल में सही तौर पर लोग समझ नहीं पाए हैं। ये बुनियादी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन बेसिकली किसी एक लोकेलिटी, एक विलेज, एक मोहल्ला, एक एरिया के लिए है कि वहाँ पर अगर इंटेलिजेंस के लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोरोना की प्रेजेंस है, तो उस इलाके को क्वारंटाइन क्या घेर लेते हैं, उसके लोगों को बाहर नहीं आने देते, बाहर से आने वाले लोगों को स्पेसिफिक एरिया में एक बंद एनवायरनमेंट में तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंटेबल नहीं है। पूरे मुल्क में सईद भाई, वही सवाल आपके पास वापस कि स्मार्ट लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कब किया जाएगा, कैसे किया जाए? बाहर तो लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है और इंतहाई गैर संजीदगी है। लोग जमगट्टे बना के बाहर निकल रहे हैं, देखो लॉकडाउन खुल गया है। तो लोग संजीदा नहीं है, उनको SOPs कैसे समझाएं? मैं बताऊं, मुझे बताएं, मैं मीडिया वालों रोल कैसे प्ले करें? सर हम बताएं आप। देखिए इमरान, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं जहाँ लाइन मेरी कट गई थी। देखें, अगर अब वो है तो माजी की बात, हम उसमें मातम के अलावा कुछ। अच्छा सईद भाई, यहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब है लाहौर में, अगर लाइन कट भी जाए तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। ओके। देखें, एक तो इशू ये है कि जब एक सूबे का वज़ीर आला आपको ये कह रहा है कि जी इस किस्म के हालात हैं, और वज़ीर आज़म साहब खैर उस वक्त वो बात नहीं समझ रहे थे, लेकिन हमने अपने आप कुछ फैसले कर लिए। उसके बाद क्या होता है कि वज़ीर आज़म साहब फिर कहते हैं कि जी बड़ा पैनिक में कर दिया लॉकडाउन उन्होंने। वो कहता है जी फसादात हो जाएंगे अगर आप लॉकडाउन करेंगे। लेकिन सिमिल्टेनियसली पंजाब की हुकूमत भी करती है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी करती है, इस्लामाबाद में भी हो जाता है, गिलगित में भी हो जाता है, कश्मीर में भी हो जाता है, इवन ये पूरे पाकिस्तान में हो जाता है। लेकिन हमारा वज़ीर आज़म खड़े होकर ये कह रहा है कि जनाब ये सब गलत हो रहा है और इससे जो है ना वो फसादात हो जाएंगे और लोग भूखे मर जाएंगे और ये सारी चीज़ें। अब अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म डिफरेंटली मैसेजिंग देगा लोगों को और एक अजीब कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो लोग संजीदा नहीं लेंगे। जब आपका वज़ीर आला एक बात कर रहा हो, वज़ीर आज़म एक बात कर रहा हो,
और ये कोई आम आपका पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है, ये कोरोना का इशू है, संगीन प्रॉब्लम है। और मैं ये समझता हूं कि इस पूरी खराबी का आगाज उस वक्त हुआ जब जो है ना मिक्स मैसेजिंग हुई है मुख्तलिफ जगहों से, तो चीज़ें आपके हाथ से निकली हैं। मुझे अब नहीं समझ आती बात कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, मैं माहिर नहीं हूं, मैं तो ज़ाहिर है जो मीटिंग में बैठता हूं, जो एक्सपर्ट से सुनता हूं, उसी से अपना एक माइंड बिल्ड करता हूं, फिर आगे बात करता हूं। मेरे नज़र में स्मार्ट लॉकडाउन तो उसको हम समझते हैं कि अगर किसी इलाके की एक मखसूस आबादी में नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएं तो उसको आप सील कर दें, उसमें लॉकडाउन कर दें, उसको यही बात जनरल साहब कर रहे हैं, यही बात तो जनरल साहब कर रहे थे। अच्छा, मैं सर लोगों को कैसे समझाएं, अब हो गया, तो खुल गया, लोगों को समझाएं कैसे? नहीं अब नहीं इमरान, मैं तो ये कह रहा हूं, जो मुझे डर लग रहा है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं मार्केट्स में और जिस लापरवाही से निकल रहे हैं, तो भाई आप शहर के किसी एक आध इलाके में तो स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मिसाल देता हूं मैं कराची की हर आबादी में आ जाए तो आप क्या करेंगे? स्मार्ट लॉकडाउन कोई आपके पास हल नहीं है। ये तो उस सूरत में हो सकता था जब इनिशियली इसके स्प्रेड को हम रोकने में कामयाब हो जाते। हम कहते रहे फ्लाइटें रोको, नहीं रोकी गई, हमने कहा प्रॉपर स्क्रीनिंग करो, नहीं की गई, हमने कहा ट्रेनें बंद करो, नहीं की गई, हमने कहा ट्रांसपोर्ट जो इंट्रा प्रोविंशियल बंद करो, नहीं की गई। जब फैसले आपने डिले किए हैं उसकी वजह से हालात खराब हुए। सर आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे ये सारे के लिए वफाक जिम्मेदार है, आपकी बातों से लग रहा है शहरियों के इस रवैये के लिए भी हर चीज के लिए वफाक रिस्पॉन्सिबल। देखिए मैं अभी चले इस बहस में भी नहीं पढ़ता हूं कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, मैं तो अभी आगे की बात कर रहा हूं ना। हमने जो चीजें मिस कर दी हैं, जो ट्रेन हमने मिस कर दी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम आज जहां खड़े हैं, जिस मुसीबत में खड़े हैं, जितने नंबर्स बढ़ रहे हैं, जितनी हलाकतें बढ़ रही हैं, हम आगे की तो चीजें ठीक कर सकते हैं ना। मेरे भाई आप इस चक्कर से निकलो कि कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं और बच्चे इससे मर रहे हैं, हमें भी परेशानी पूरे मुल्क में ही हो रहा है। आप निकलो इस चक्कर से कि राशन के पैसे हम खा गए, आप निकलो इस चक्कर से कि 5.5 अरब का हिसाब ले लेना, सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी ने हिसाब दिया है। हमारे अलावा हिसाब दिया किसने इस मुल्क के अंदर? हमारे अलावा अकाउंटेबिलिटी हुई किसकी इस मुल्क के अंदर? भाई सबके पास चीजें पड़ी हैं, आगे नहीं जा रहे हम। अल्लाह करे कोरोना से जान छूट जाए, हमारा एहतसाब एक मरतबा फिर कर रहे हैं सारे, लेकिन पहले एक मरतबा कोरोना से लड़ दें, इससे जान छुड़ाएं, लोगों की जानें बचाएं। हिसाब तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं मियां साहब, मैं एक ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे, अभी मैं वापस आता हूं। मियां साहब आपसे मैं आगाज करूंगा ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाजरीन। अब मियां महमूद रशीद साहब, मामला ये है कि ये जो SOPs आपने मुतारिफ करवाए हैं, आम आदमी उनसे नाबल्द है, उसको पता ही नहीं है कि बाहर जाके क्या फॉलो करना है। तो ये तो हम बड़े ख़तरे में चले गए हैं। इन SOPs को लोगों को याद दिलवाना, उनको अच्छी तरह अजबर हो जाए और कानून का हरकत में आना, यानी आपको रिट जो है वो साबित करनी पड़ेगी आम लोगों पे। इमरान, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन को नरम किया गया है, ये पॉलिसी जो तमाम वज़रा आला और वज़ीर आज़म की मशावरत के साथ ये पॉलिसी बनी है और उसके मुताबिक इसके अंदर नरमी पैदा की जा रही है। अब इसके SOPs के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, इस पर सख्ती भी होनी चाहिए, सख्ती की भी जा रही है। इसमें मीडिया, बाकी सभी लोग अपना अपना किरदार अदा करें कि लोगों को इस बारे में इसकी जो हसास हैसियत है उसका एहसास दिलाएं कि अगर ये इसी तरह से चलना है लोगों ने और सोशल डिस्टेंस बरकरार नहीं रखना, मास्क नहीं पहनना और टोलियों की शक्ल में जमगट्ठे इकट्ठे होने हैं, तो फिर ये मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। खुदा ना खास्ता अगर लोग इस तरह बाज ना आए और उन्होंने SOPs लोगों को बाज लाने के लिए तो, देखें ना, लोगों को बाज करना है इस मामले से, तो आप SOPs को इंप्लीमेंट करवाने के लिए किस लेवल तक जाएंगे? क्या आपकी हुकूमत की तैयारी है? क्योंकि आधा पाकिस्तान तो पंजाब है सर। देखें, हमारी हुकूमत तो डे 1 से इस बारे में पूरी तैयारी के साथ सारा कुछ कर रही है, अब भी करेंगे। लेकिन इमरान, आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उसको देखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाखों लोगों को पकड़कर थानों में बंद कर दें, नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप लोगों को रियलाइज करवा सकते हैं, आप लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा दिला सकते हैं, आप इक्का दुक्का लोगों को पकड़ भी सकते हैं। सर अब मुझे बताएं ना, रातों रात लोगों को कैसे इतना रिस्पॉन्सिबल बनाएं? सर देखें, मीडिया रोल प्ले करने के लिए हम हाजिर हैं सर, हुक्म करें, करना क्या है और क्या कोई पॉलिसी तो बनाए ना, कोई वे आउट तो दें इसमें से। कौमी असेंबली के इस तरह के सेशन तो लोगों को ये नहीं बताएंगे कि यह मामला संजीदा है।
देखें, कौमी असम्बली के इजलासों में भी ये बताया जाना चाहिए था। मीडिया के अंदर आप जहां इतने करोड़ों के इश्तहारात आपके तमाम चैनल्स के ऊपर चलते हैं, उन्हीं चैनल्स के ऊपर कोरोना से बचाव की तदाबीर और ये जो लॉकडाउन नरम हुआ है, इसके बाद हमें SOPs के चीदा जो निकात है उनको भी आप अपने ये जो इश्तहारात हैं उनके अंदर आप इसको चलाएं और हुकूमत भी सख्ती करे, लोगों को अवेयरनेस कैंपेन तो सारे चैनल चला रहे हैं और विदाउट एनी कॉस्ट चला रहे हैं। अपने अपने तौर पे तमाम चैनल्स ने कैंपेन्स लॉन्च किए, खुद चलाई हैं कौमी फरीदा समझते हुए, और वो रिकॉग्नाइज भी की गई गवर्नमेंट की सतह के ऊपर। लेकिन लोग संजीदा, सईद गनी साहब इमरान जी आप बता दें, फिर मैं गनी साहब के बाद सईद गनी साहब। इसमें मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा इमरान कोई चॉइस हमारे पास नहीं थी, और अगर हम ये न करते तो शहरों के अंदर बगावत की सी कैफियत पैदा हो रही थी। पिछले 1.5 माह से लोग घरों में बंद थे। शहरों की निस्फ 50% से ज्यादा आबादी, ठीक है, वो अब नानो नुस्खे को तरस रही थी। ठीक है, तो ये इसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं था कि इस कारोबार को खोला चॉइस नहीं आगे ये लोग। सईद गनी साहब, चॉइस नहीं थी, अब चॉइस नहीं है तो आपको ये करना पड़ा। अब इसको सही तरीके से कैसे करना है ये आप लोग गाइड करेंगे सर, हम तो पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसमें मैं एक बात से तो इत्तेफाक करता हूं मियां महमूद रशीद साहब की कि हम लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके पुलिस के ज़रिए, आर्मी और रेंजर्स के ज़रिए तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। इसमें आगाही होनी चाहिए, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मीडिया अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहरियों को ये समझना चाहिए कि अगर उनसे ये कहा जाता है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलें, एहतियात करें, बुज़ुर्गों से दूर रहें, बच्चों को घर से बाहर मत निकालें, बीमार लोगों को घर से बाहर ना निकालें, तो ये उनकी अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपनी वालिदैन की, अपने अजीज अकारब की फैमिली के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सईद गनी साहब एक मिनट, मैं जनरल साहब से, मैं सिर्फ जनरल साहब, लोग अब अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं क्योंकि दवाई तो है नहीं। फाइनली यही रह गया हमारे पास, क्विकली मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए इमरान, मैं एक बात कई दिनों से मैं ये बात करता जा रहा हूं, ये बुनियादी तौर पर कोई इस किस्म की एक्शन की जरूरत नहीं है कि लोगों को पुलिस पकड़े, रेंजर पकड़े या फौज पकड़े, मजबूर करे कि SOPs को फॉलो करो। ये मुमकिन नहीं है। 22 करोड़ अवाम को कंट्रोल करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट के इतने लोग हमारे पास नहीं है कि इन्फोर्समेंट करवा ले। बुनियादी तौर पर आपको लोगों के दिमागों में घुसना है, उसके जहन के अंदर जाना है, लोगों में इंजेक्ट करना है, सारा मामला लोगों में इंजेक्ट करना है, उनको समझाना है कि घर रहिए, खुदा के वास्ते, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग तभी महफूज रहेंगे, आप खुद भी तभी महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।